नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक देखा था इसके पहले वाले वीडियो में, वो टॉपिक था हमारा यूनिट्स और डायमेंशंस। आज जो हम लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है एरर्स। ठीक है, एरर्स जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पर जो हमारा वैल्यू निकल रहा होता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हम एक्सपेरिमेंट करें और जो उसका ट्रू वैल्यू रहता है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम एरर बोलते हैं। अब ये एरर क्यों आता है, क्या कहानी होती है, हम सबके बारे में बात करेंगे। बट उसके पहले हम देख रहे हैं कि जब कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ को लिखा जाता है तो हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। फिज़िक्स के अंदर हमें ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए जब हम किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन नोटबुक। ठीक है, मेरा नाम है नीरज गुप्ता, ये है आपका चैनल फिजिक्स फायर। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा एरर्स। ऑन बोर्ड आप देख ही रहे हैं, कुछ थ्योरी लिखी हुई है, उसे मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा और फिर आगे हम बात करेंगे। चलिए, पहला पॉइंट, जब भी हम हमारी वैल्यूज़ को लिखते हैं ना ऑन नोटबुक, ऑन कॉपी, वहाँ पर उस वैल्यू को ऐसा ही नहीं कि जो वैल्यू आया डेसिमल के कौन से प्लेस तक है, क्या एक्यूरेसी है, कैसे लिखें, तो ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ती है। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, डेफिनेशन लिखा हुआ है एक छोटा सा बहुत अच्छा सा, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज फिगर विच गिव्स द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। सिग्निफिकेंट फिगर वो वैल्यूज़ होती हैं जो एक्यूरेट वैल्यू देती हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, वो फिगर्स होते हैं जो एक्यूरेट वैल्यू देते हैं। ठीक है, अब क्या होते हैं, क्या इनके रूल्स हैं, क्या कंडीशंस हैं, उसके बारे में बात करें। कुछ रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। जब हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ कुछ बेसिक कंडीशंस होती हैं। अच्छा, जैसे मैं अगर आपसे बोलता हूँ, एक कॉमन सेंस की बात करते हैं कि मेरे पास 1 रुपया है, अब मैंने लिखा 1 ऑन नोटबुक, उसके पहले, बाद में नहीं, पहले 10 ज़ीरो लगा दी, तो क्या वो सारे फिगर सिग्निफिकेंट होंगे? उनका अपने आप में कोई महत्व होगा? नहीं, आगे वाले ज़ीरो का कोई महत्व नहीं होगा, वो 1 का महत्व होगा। वो एक अलग बात होता कि अगर वो सारे ज़ीरो 1 के पीछे लग जाते तो कहानी कुछ और हो जाती। बस यही सिग्निफिकेंट फिगर है, वही हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला रूल ये कहता है सिग्निफिकेंट फिगर के लिए कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट। मतलब अगर कोई नंबर लिखा हुआ है और नॉन ज़ीरो नंबर है तो उसके सारे डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 2174 और कोई आपसे पूछ रहा है कि भैया इस नंबर के पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आप क्या बोलोगे? 4। चारों के चारों सिग्निफिकेंट फिगर हैं, चारों ही इंपॉर्टेंट फिगर हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में मायने रखेंगे। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं हम। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि ऑल द जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरोज डिजिट्स सिग्निफिकेंट। अच्छा, कितने भी ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में अगर आ जाते हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर बन जाते हैं। जैसे 20709, तो ये नॉन ज़ीरो थे, अगर ये आगे लगते तो इनका कोई वैल्यू नहीं होता, बट ये बीच में लगे हैं तो इनका कोई वैल्यू है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो आपने गिन दिए 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। चलिए, ये भी समझ में आ गया। तीसरा रूल ये कह रहा है कि जीरोज ऑन लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स नॉट सिग्निफिकेंट। अभी मैंने बोला था कि अगर किसी नॉन जीरो डिजिट्स के, अच्छा ये सारे डिजिट्स नॉन जीरो, आप बोलोगे नहीं सर एक बीच में जीरो भी है, ठीक है, लेकिन वो बीच में आ रहा है, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, मतलब वो सिग्निफिकेंट है। ये पूरे चारों नंबर सिग्निफिकेंट है, बट इसके पहले अगर जीरो आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो ये तो 3 सिंपल रूल थे जो जनरली हमें पता होते थे, है ना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, रूल 4 क्या कहता है कि अगर नंबर 1 से छोटा है, मतलब 0 पॉइंट कुछ वैल्यू लिखी हुई है, तब हम ये गौर करेंगे कि डेसिमल के बाद और नॉन ज़ीरो डिजिट्स के पहले जितने भी ज़ीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं है। समझे मैंने क्या बोला? फिर से, अगर कोई नंबर 0 से छोटा है, अगर कोई नंबर 0 से छोटा है तो डेसिमल के बाद और नॉन ज़ीरो डिजिट्स के पहले जितने भी, यहाँ 2 ज़ीरो हैं, है ना, 4 होते, 10 होते, 50 होते,
तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वही कहानी कि नंबर अगर 1 से बड़ा हो गया, ये नंबर लिखा हुआ है, तो फिर आप ये मान के चलो कि वो मतलब अगर नंबर 1 से बड़ा है तो 1 से छोटा है तो नेग्लिजिबल नंबर है ना। 1 से अगर नंबर बड़ा है तो डेसिमल के बाद और नॉन ज़ीरो के पहले वाला भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा और नॉन ज़ीरो के बाद वाला भी सिग्निफिकेंट फिगर। नहीं समझे? डेसिमल के बाद और नॉन ज़ीरो के बीच वाला भी सिग्निफिकेंट फिगर और बाद वाला भी सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आई कहानी क्या बोल रहा हूँ? सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 1 2 3 4। तो ये रूल नंबर 5 कह रहा है। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है? रूल नंबर 6 ये कह रहा है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू मतलब कोई एग्जैक्ट यूनिट में नहीं लिखा हुआ, आप तो यूनिट से याद कर लो, है ना। कोई अकेला नंबर लिखा हुआ, जैसे मैंने 2 नंबर लिखे हैं, बट एक को यूनिट के साथ मीटर और एक को विदाउट यूनिट के साथ। तो अगर बिना यूनिट के साथ आता है तो ध्यान रखेंगे कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स के पहले और नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद के ज़ीरो काउंट ही नहीं होते हैं। समझें? मतलब आप ये सोचो, अभी तक क्या पढ़ रहे थे सर, 2100 2100 यही बोलते थे ना, 2100, तो इससे 2 ज़ीरो हटा दिया आपने, 21, मतलब वहाँ 21 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। हाँ, ये याद रखना है। अगर यूनिट नहीं है तो, है ना। मैंने यूनिट नहीं बोला, मैंने रुपीस बोला क्या? नहीं बोला। मैंने मीटर बोला क्या? मैंने केजी बोला क्या? मैंने सेकंड बोला क्या? ना। तो अगर कोई एक नंबर है और वहाँ पर नॉन ज़ीरो के पहले और नॉन ज़ीरो के बाद में आपको कोई भी ज़ीरो दिखाई दे रहा है, आप उसे भूल जाएं, सिर्फ नॉन ज़ीरो डिजिट्स को काउंट करें, वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। हाँ, अगर नॉन ज़ीरो के बीच में कोई ज़ीरो आ जाता तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता, बट बीच वाली कहानी तो नहीं हो रही ना। ठीक है, चलो लास्ट वाला, ये भी इंपॉर्टेंट केस कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मान लो कोई नंबर हमें दिया है 12.3, इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया 1.23 इंटू 10⁻⁴, या इसको थोड़ा सा और डेसिमल में लाया 0.123 इंटू 10⁻²। कितनी बार भी ले जाऊँ, बट इसके सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होंगे, ध्यान रखेंगे। तो ये कहानी हो गई सिग्निफिकेंट फिगर की। याद रखना है, कोई भी वैल्यूज़ जब हम देते हैं तो हमें वहाँ बताना होता है। स्टैंडर्ड जब वैल्यू आप दे रहे हो, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, आगे रह के पूछा तो फिर तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर की कहानी हो गई। अब सिग्निफिकेंट फिगर को हम रूल्स के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर को हम ऑपरेशन के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, सॉरी, किसी भी ऑपरेशन के अंदर। मान लो कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब 2 क्वांटिटी हैं, आप वहाँ पर दोनों क्वांटिटी को प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, उस सिचुएशन के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए, आपको कैसे पता चलेगा, कैसे लिखें? आंसर जो आया वही लिख दें या कुछ और तरीका होगा, हम उसकी कहानी की बात कर रहे हैं, है ना। और अगर उन्हीं दोनों क्वांटिटी का डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तब कहानी क्या होगी। याद रखें, बहुत सिंपल केस है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, है ना। अभी तो उतनी ज़्यादा मतलब काम नहीं आएंगी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अपने आप में, एक्यूरेसी लाने के लिए, किसी भी स्टैंडर्ड वैल्यू में एक्यूरेसी लाने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, आंसर के क्लोज पहुँचने के लिए। ठीक है, चलो इसको यहाँ से हटाता हूँ। अब कुछ हम, जैसे हमने रूल्स के बारे में तो बात किया, सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे ये रूल्स था। अब अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम किसी ऑपरेशन के बीच में यूज़ करें, मान लो प्लस हो रहा है कहीं पर 2 क्वांटिटी का, माइनस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या कहानी बनेगी, हम वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये और देख लें तो बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। चलो देख एक्चुअल में रूल क्या है। रूल ये कह रहा है, मान के चलो कि आपके पास 2 नंबर हैं, एक नंबर है 9.871 माइनस 9.8। आप ये 2 नंबर डिफरेंस माइनस कर रहे हो, ठीक है। समझना मेरी बात को, और बहुत ध्यान से समझना मैं जो बोल रहा हूँ। अब 2 नंबर को आपने माइनस किया, आपने देखा कि पहले वाला, अच्छा प्लस या माइनस के लिए दोनों के लिए कंडीशन लगेगी। आपने देखा कि पहले वाले नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, दूसरे वाले नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही है।
तो अब आंसर में आप 4 में दोगे कि 2 में दोगे? चलो पहले तो माइनस कर लेते हैं, जो बचपन से सीखा वो कितना है। आप भी बोलोगे सर कैसे माइनस करो, डायरेक्ट ही कर दो। ठीक है, बताने के लिए क्या आया 0.071। आंसर ये लिख के छोड़ सकते हैं क्या? नहीं। अब यहाँ कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। वो रूल्स क्या हैं? वो रूल्स ये कहता है, प्लस और माइनस के लिए बता रहा हूँ, इंटू के लिए अलग कहानी। प्लस और माइनस में वो रूल्स ये कहता है कि इन दोनों नंबर में से जो छोटा नंबर होगा उसके पास जितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो आपको लिखना है। जो छोटा नंबर होगा, मैंने ये नहीं बोला कि कम सिग्निफिकेंट वाला, जो छोटा नंबर होगा। मान के चलो कि ये नंबर होता मेरे पास 9 पॉइंट, अभी तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ फिर एक और क्वेश्चन है ना, 9.8। तो मेरे पास सिग्निफिकेंट छोटा नंबर कौन सा है? छोटा नंबर 9.8 है। 9.8 के बाद सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2 हैं। तो मुझे आंसर भी सिग्निफिकेंट फिगर में देना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूं? मेरे आंसर को यहाँ पर कैसे मेंशन करूं? क्या कर सकता हूं? तो अब यहाँ, अब मतलब आप आंसर कैसे दोगे कि सर पीछे से 2 डिजिट रहते हैं 0 आंसर हो जाएगा ना? ऐसे नहीं। अब राउंडिंग ऑफ का किस्सा आ जाएगा। बचपन में हमने सीखा है ना राउंडिंग ऑफ, अभी भी सिखाऊंगा मैं, थोड़ा सा आपको बताऊंगा कुछ और भी चीज़ें। अभी इसको राउंड ऑफ कर दूंगा, तो इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 0.1। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 0.1। कहानी याद हुई? मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 नंबर हैं, दोनों का माइनस या प्लस कर रहे हो, आप चेक करोगे उन दोनों नंबर में से छोटा नंबर कौन सा है। जो छोटा नंबर होगा उसके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो आपके आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, मतलब उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आपके आंसर में होंगे। चलो अब कहानी ऐसी बनती, मान लो कि 9.8 है, माइनस कर रहा हूँ 8.793। ये माइनस कर रहा हूँ। अब 0 में से 3 गया, 7 गया, बचा। यहाँ 9 हो गया, 9 में से 9 गया, 0 बचा। यहाँ हट गया, 7 में 7 गया, 0 बचा। गलत तो नहीं हूँ? गलत क्या मैंने क्या? 9.8, 8.7 बिल्कुल गलत नहीं है ना? अब मुझे आप बताओ कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। अब आपका आंसर, मैंने ये बोला है कि आपको देखना है कि छोटा नंबर कौन सा है। छोटा नंबर ये है। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4 हैं। सिग्निफिकेंट फिगर 4 हैं। आपको आंसर यही छोड़ना पड़ेगा। समझ गए कहानी? चलो ये तो हो गई प्लस और माइनस की। अब इंटू वाली कहानी, कंफ्यूज मत करना, दोनों को मिक्स मत करना। अब इंटू वाली कहानी देखते हैं। मान के चलो कि एक नंबर है आपके पास 2.4 और एक नंबर है आपके पास 0.001। 0.001 इन दोनों का इंटू कर रहे हो। तो इंटू या डिवाइड की कहानी बहुत सिंपल है। इसमें छोटा बड़ा नंबर मत देखना, इसमें आप देखना कि कम सिग्निफिकेंट फिगर किस नंबर के पास है। तो इसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर है कितने? 2। इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? सर 4। अरे कहाँ भैया, इसके पास तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। क्या रूल बताया था? 0 से छोटा नंबर होगा तो नॉन ज़ीरो डेसिमल के बीच वाले नंबर को भूल जाएंगे, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर है। आंसर देख लेते हैं क्या आना चाहिए। चलो इंटू किया, इंटू किया, कर दें इंटू। इंटू करके क्या आंसर आ रहा है? 24 बन जा 24। कहानी ये रही, 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद डेसिमल लग गया। हमें तो एक सिग्निफिकेंट में आंसर बताना था। अब क्या करें सर, समस्या हो गई। एक सिग्निफिकेंट में तो आंसर ही नहीं बता पाएंगे, तो अब ये मजबूरी है आंसर को बताना कि एक सिग्निफिकेंट में कैसे बताएं। तो इस सिचुएशन में जो मिनिमम सिग्निफिकेंट में आंसर आप बता पाओगे वो आप बता दोगे। जैसे कि इसको राउंड ऑफ अगर मैं करता हूँ, 5 से छोटा नंबर है, मतलब आगे +1 नहीं होगा, तो मिनिमम आंसर हम ये दे सकते हैं। इससे और ज़्यादा कम छोटे आंसर पर नहीं आ सकते। समझ में आई बात मैंने क्या बोला? मान लो कि यहाँ पर लिखा होता है 2.4, अभी मल्टीप्लाई करते 576 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल। ठीक है, 576 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल। मान लो अब ये ऐसा होता, मान लो कि अब ये ऐसा होता है ना, तो आप क्या लिख देते हैं? ये आंसर आपके पास आ जाता। तो अब आप क्या कहते हैं? आंसर ये होता नहीं। अब आप देखते कि कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला डिजिट, छोटा डिजिट यहाँ पर बात नहीं हो रहा, प्लस माइनस में देखते, कम सिग्निफिकेंट डिजिट वाला नंबर कौन सा है।
तो वो है ये। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 2। तो अब इसको भी 2 में मेंशन करना पड़ेगा भैया। 2 सिग्निफिकेंट फिगर को मेंशन करने के लिए 5.8 तो लिखना पड़ जाएगा मुझे राउंड ऑफ करके। समझ में आ रही है कहानी? तो ये सिग्निफिकेंट है। फटाफट राउंड ऑफ का और देख लो, फिर हम हमारा एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिस एरर की हम बात कर रहे हैं। आज इसमें बहुत सारी चीज़ें भी हमें देखना है। देखिए राउंडिंग ऑफ में क्या होता है बच्चों कि राउंडिंग ऑफ में हमें ये कहानी तो पता है कि जैसे अगर कोई हमसे बोले 1.73 का राउंड ऑफ मुझे करना है, या 1.79, 1.73 और 1.75, 1.65 है ना, ये नंबर है दिए हैं आपको। ध्यान से सुनना, इसमें सारी कहानी समझ में आ जाएगी, है ना। ये 2 नंबर का तो आप बड़े आराम से बता पाओगे, आपने पहले भी देखा हुआ है। सर इसका भी हमने देखा हुआ है, ये भी बता देंगे। ठीक है, देखते हैं अभी वहाँ पहुँचते हैं। 1.79 राउंड ऑफ करना है, आपने देखा इसको आप राउंड ऑफ करना चाह रहे हो तो ये 5 से बड़ा नंबर है। 5 से बड़ा नंबर होता है, आगे वाले को +1 कर देते हैं, इसको 0 कर देते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चले। तो सिग्निफिकेंट वाला कंसेप्ट यूज़ कर लेना फाइनल आंसर। ठीक है, 1.8 आपके पास आंसर आ गया, आपने बोला ठीक है आता है। अब यहाँ पर नंबर राउंड ऑफ किया, ये 5 से छोटा नंबर है, आगे कोई +1 नहीं होगा, आंसर इज 1.7। ये भी राउंड ऑफ हो गया। अब आते हैं इस पर। अभी तो या तो 5 से छोटा नंबर था या 5 से बड़ा नंबर था, अब तो 5 आ गया। तो आप बोलोगे सर आगे +1 करेंगे, यही सिखाया था हमने। ठीक है, अब यहाँ एक रूल होता है, एक स्टैंडर्ड रूल होता है कि जिस नंबर को आप राउंड ऑफ कर रहे हो उस नंबर के मतलब उस नंबर पर अगर 5 आ रहा है तो हम चेक करेंगे कि उसके आगे वाला नंबर ऑड नंबर है या आगे वाला नंबर इवन नंबर है। अगर उसके आगे वाला नंबर ऑड नंबर है, अगर फिर से बोल रहा हूँ, अगर उसके आगे वाला नंबर ऑड नंबर है तो वो +1 होगा, और अगर उसके आगे वाला इवन नंबर है तो वो +1 नहीं होगा। ये चीज़ समझ में आई? फिर से मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि अगर कोई नंबर को आप राउंड ऑफ कर रहे हैं और वो 5 आ रहा है तो आपको एक और चीज़ देखनी होती है कि उस नंबर को जिसको राउंड ऑफ कर रहे हो उसके पहले वाली डिजिट पर इवन है या ऑड है। अगर ऑड है तो +1 हो जाएगा, और अगर इवन है तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो हर बार ज़रूरी नहीं कि 5 आ जाए तो आगे +1 कर दिया जाता है। ये किस्सा ध्यान रखना है। तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर देखा, हमने बात की इनकी। अब हमारी कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ने वाली है। अब हम एरर्स की बात कर रहे हैं। तो एरर्स का एक बेसिक डेफिनेशन तो मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि भैया एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। तो वही हम लिख भी लेंगे। Error is the difference between true value and measured value. Clear? So error is the difference between the true value and the measured value. मतलब सपोज किसी भी चीज़ की ट्रू वैल्यू है 2.8, आपकी मेजर्ड वैल्यू आ रही है 2.79, एरर कितने का आया? 0.01। भाई एरर आया, इतना एरर आ रहा है तो आ तो रहा है। होता है ना, एक्सपेरिमेंट किया 10th क्लास में। क्या एक्सपेरिमेंट किया कि भैया किसी वायर का रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस आपको गिवन है कि बता दिया पहले से कि उस वायर का रेजिस्टेंस है 2.4, आपका आ रहा है 2.3, किसी का आ रहा है 2.1। तो जो रिमेनिंग वैल्यू है वो एरर है, वही यहाँ पर चल रहा है। एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। अब एरर्स जो होता है वो कितने टाइप का होता है? एरर्स जो होता है वो कितने टाइप का? एरर 2 टाइप का होता है। एक आपके पास होता है सिस्टमैटिक एरर, और ये तो सिस्टमैटिक एरर हो गया। दूसरा एरर होता है आपके पास रैंडम एरर। बात करते हैं क्या होता है। अच्छा, सिस्टमैटिक एरर को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अच्छा, इसको कंट्रोलेबल, मतलब हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसको कंट्रोलेबल एरर बोला जाता है। हम समझते हैं, इसके 3 पार्ट्स और लिखते हैं तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा। एक होता है ये
इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, इसको भी इंस्ट्रूमेंटल है ना, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा होता है एनवायरमेंटल, ठीक है। तो सिस्टमेटिक एरर के टाइप्स हम देख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर, और तीसरा होता है ऑब्जर्वेशनल। ठीक है, ये रैंडम एरर है, रैंडमली कभी भी आ जाता है। अब सुनिए कहानी, हो क्या रहा है कि जो सिस्टमेटिक एरर है ये कंट्रोलेबल एरर है। कंट्रोलेबल एरर है मतलब ये जो एरर आता है एक्सपेरिमेंट के टाइम पर, वो आता है इन तीन प्रॉब्लम की वजह से। हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल एरर हो, मतलब हमने जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया हो उसकी मैन्युफैक्चरिंग गलत हुई हो, समझना मेरी बात, हमने जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है उसकी मैन्युफैक्चरिंग गलत हुई हो, उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग के अलावा वो गिर गया हो, तो कुछ आड़ा तिरछा वर्नियर कैलिपर्स हाथ से छूट गया, नीचे गिर गया, खसक गया आगे पीछे, ज़ीरो एरर आ गया, मतलब ऐसे एरर हैं तो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से आया, हम इसे ठीक कर सकते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को चेंज करके किसी दूसरे के साथ रिप्लेस कर लिया भैया, ख़त्म हो गया, तो हमने कंट्रोल किया ना इसको। दूसरा एनवायरमेंटल एरर, एनवायरमेंट की वजह से जो एरर हमारे पास आया, हम रीडिंग ले रहे हैं, अचानक से आंधी तूफान आ गया, हिल गया पूरा सिस्टम, रीडिंग हो गई मिसमैच या गलत, हमने वही गलत रीडिंग ली थी, एरर तो आएगा ही ना यार। तो यहाँ पर एरर आया किसकी वजह से? अच्छा, सिर्फ हवा तूफान आंधी ऐसा कुछ नहीं है ना, हम लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हो सकता है गर्मी बहुत ज़्यादा हो, टेम्परेचर भी एक रीज़न हो सकता है, ह्यूमिडिटी एक रीज़न, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो ये एनवायरमेंटल एरर है, उस चीज़ को, उस कॉज को हम कम कर देंगे जिसकी वजह से ये कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशनल, है ना। ऑब्जर्वेशनल एरर मतलब मैं आपको प्रैक्टिकल लैब में ले गया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके बता दिया, अब मैंने बोला भैया एक बार आप परफॉर्म करो, अब आपको इंटेलिजेंट बच्चे, है ना, अब जैसा जैसे मैंने सिखाया था उस टाइम तो आप बातचीत कर रहे थे, आपस में गपशप चल रही थी, है ना। अभी मैंने बोला कि परफॉर्म करो, आप परफॉर्म करने भिड़ गए। रीडिंग देखना है हॉरिजॉन्टली, बिल्कुल इस तरह से आके सामने से आप देख रहे हो, ऐसे तिरछे खड़े है ना, पॉइंटर इधर का उधर खिसक गया, ऑब्जर्वेशन हमारी गलती है ना, या हमने देखा 2.4 लिखा 2.6, बातें करते करते हो सकता है ना, ये होता है, तो ये ऑब्जर्वेशनल एरर में आता है। अच्छा, रैंडम एरर क्या होता है? रैंडम एरर होता है जिसका कोई कॉज पता नहीं होता है हमें, किस वजह से हुआ, मतलब एक कोई बहुत इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत इंटेलिजेंट, मतलब मान लो कोई साइंटिस्ट है, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है ना, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन जिसको सारी नॉलेज है कैसे वो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है, उसको परफॉर्म करके एक बार उसने कुछ मेजर्ड वैल्यू निकाली, उसी सारी सिचुएशन, सारी कंडीशन के अंदर फिर से उसने उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, फिर दोबारा मेजर्ड वैल्यू निकाली और उसने देखा उसकी मेजर्ड वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट आई, रीज़न नहीं पता चला, क्योंकि सारी चीज़ वैसे ही की थी, वही कपड़े पहना है वो, है ना, वही पंखा चल रहा है, वही आंधी तूफान चल रहा है, आई मीन उसी लैब में वर्क कर रहा है वो, सारी सिचुएशन वही है, सब चीज़ वही है, इंस्ट्रूमेंट भी वही है, फोकस भी कर रहा है, ऑब्जर्वेशनल एरर भी नहीं है, फिर भी एरर आया, तो ये एरर कहलाता है रैंडम एरर। कोई रीज़न नहीं पता कि किस वजह से आया, अब आया तो है, रिड्यूस तो करना है। जब भी रैंडम एरर आता है तो हम क्या करते हैं, अपने परफॉर्मेंस को नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ा देते हैं, मतलब जिस एक्सपेरिमेंट को हम एक बार कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट को हम 10 बार करेंगे और उसका अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे। किसी ने उसी एक्सपेरिमेंट को 100 बार किया, फिर उसका एक्सपेरिमेंट अर्थमेटिक मीन निकाला, वो ज़्यादा क्लोज पहुंच जाएगा ट्रू वैल्यू, तो ये रैंडम एरर है, ऐसे इसको हटाया जाए। तो ये तो हमने बात की किसकी, हमने बात की एरर्स के बारे में कि एरर्स क्या होता है। अब ये तो समझने वाली बात होगी कि एरर्स ये होते हैं, हाँ ये कहानी होती है, सारी चीज़ सीख गए सर। एरर का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, मतलब एरर को प्लस माइनस कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, या एरर निकलता कैसे है, वो सारी कहानी। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसको मैं रब कर देता हूँ और आ जाते हैं अपनी एक्चुअल कहानी पर। तो
अभी तक की जो सारी चीज़ें थी वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के तहत आप ले सकते हैं कि हाँ भैया ये हमारे नॉलेज को बढ़ा रही थी, ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्चुअल कहानी पर। तो एक्चुअल कहानी है ऑफ एरर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स। तो इस कहानी में सबसे पहली कहानी आती है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? अच्छा, मान के चलो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं एब्सोल्यूट एरर को। अगर सिंपल सी मैं डेफिनेशन भी बोलता हूँ तो है तो वही कि एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। मतलब आपने 10-15 मेजर्ड वैल्यू निकाल रखी, 10-15 बार आपने परफॉर्म कर रखा है कोई प्रैक्टिकल, ठीक है, एक ट्रू वैल्यू आपके पास गिवन है, तो ट्रू वैल्यू से पहली वाली वैल्यू को माइनस करो, जो डिफरेंस आएगा वो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर होगा। ट्रू वैल्यू से दूसरी वाली को, तो वो सेकंड इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर होगा। उन सभी का मीन निकाल लेंगे तो एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। इतनी सी कहानी होती है एब्सोल्यूट एरर निकालने की। तो हम निकालते हैं, मान के चलो कोई एक परफॉर्मेंस आप कर रहे हो n टाइम्स, पहली मेजर्ड वैल्यू a1, दूसरी a2, तीसरी a3, फिर a4 डैश 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 an तक आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया। आपने बोला चलो अच्छी बात। अच्छा, यहाँ पर आपको ट्रू वैल्यू नहीं दी, समस्या हो गई कि सर आपने तो बोला ट्रू वैल्यू दी जाएगी, ठीक है मत देने तो हम ट्रू वैल्यू निकाल सकते हैं। रैंडम एरर में क्या बताया गया आपको, आप किसी भी एक्सपेरिमेंट को 1000 बार परफॉर्म कर लो और उन सभी का मीन निकाल लो, ट्रू वैल्यू के बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच जाओगे। तो हमने n टाइम्स परफॉर्मेंट कर लिया, मीन निकाल लिया, कैसे निकलेगा, a1, a2, a3, a4 डैश 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 an अपॉन n। क्या मिल गया हमें, मीन वैल्यू, सॉरी अब ये मीन वैल्यू को ही हम ट्रू वैल्यू बोल देते हैं। तो इसको या तो आप ट्रू वैल्यू बोल दो अगर ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है आपके पास तो, या इसको मीन वैल्यू बोल दो। क्लियर? तो हमने मीन वैल्यू निकाल लिया। अच्छा, अब मीन वैल्यू के बाद हम इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं। कैसे? जैसे मीन वैल्यू में से पहली इंडिविजुअल वैल्यू को माइनस किया तो फर्स्ट इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर आ गया। उसी तरह से आपने दूसरी को माइनस किया तो दूसरा आ गया, तीसरे को माइनस किया तो तीसरा आ गया, डैश डैश डैश। आपने nth नंबर वाले को माइनस किया सो ये। इतनी कहानी समझ में आई? ये एब्सोल्यूट एरर नहीं है, ये एब्सोल्यूट एरर नहीं है, ये इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर है। आपको तो पूरे एक्सपेरिमेंट का एब्सोल्यूट एरर निकालना है, कहानी ये बन रही है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपने इन सारी इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर का भी मीन निकाल लिया। क्या निकाल लिया? मीन निकाल लिया। तो डेल ए एम, कैसे, डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 डैश 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 डेल AM अपॉन m। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ गया, जिसको हम मीन एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं। तो इस एब्सोल्यूट एरर को मीन एब्सोल्यूट, मीन वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। मतलब पूरे परफॉर्मेंस का एक्चुअल एरर आपको पता चल गया, एब्सोल्यूट एरर आपको पता चल गया। अच्छा, अब आपको एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है उस परफॉर्मेंस की। तो एग्जैक्ट वैल्यू में क्या, ट्रू वैल्यू क्या थी, ट्रू वैल्यू हमारे पास यही थी। फिर एरर को प्लस माइनस करके लिखा जाता है। तो दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दैट परफॉर्मेंस। उस परफॉर्मेंस की ये क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी। क्लियर होगी बात? इतनी बात समझ में आई? तो डेल एम क्या है, एब्सोल्यूट एरर। अब आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे निकालने के लिए कि भैया एब्सोल्यूट एरर फाइंड करो, तो आपको इसी तरह से निकालना है, इसी तरह से निकालना है ना। अब यहाँ इस कहानी को अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूँ, ये मेन वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे है ना, जिसको मैंने रब कर दिया। एब्सोल्यूट एरर के बाद कहानी आती है रिलेटिव एरर।
फिर आपने रब नहीं किया, इसी पर लिख दिया, जरूरी है क्योंकि ये फॉर्मूला यूज़ है। रिलेटिव एरर जो होता, अच्छा रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी बोला जाता है, फ्रैक्शनल एरर है ना, फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर इज द रेशो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू। तो रिलेटिव एरर क्या है? रिलेटिव एरर मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू का रेशो है, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू का रेशो। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखें, यहाँ पर मैग्नीट्यूड आता है इन सारी वैल्यूज का, मतलब जब आप परफॉर्मेंस करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, हो सकता है कुछ माइनस में भी आ जाएं, कुछ माइनस में भी आ जाए, बट जब अर्थमेटिक मीन निकालोगे उन सभी के मैग्नीट्यूड का अर्थमेटिक मीन निकलेगा, ठीक है, नो इशू। तो रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू, तो ये रिलेटिव एरर होता है, ठीक है, हमने रिलेटिव एरर भी निकाल लिया। अच्छा इसको एक और सिंपल से रिप्रेजेंट किया जाता है, हो सकता है वो ऐसा भी लिख दे, कहीं कहीं किसी बुक में आपको ऐसा भी मिल जाए, बार लगा हो, डेल एम बार, मतलब बार का मतलब ये मीन एब्सोल्यूट एरर, ये सभी का मीन निकल के निकली होगी, ये मीन वैल्यू है, सभी का मीन निकल के निकली। एक कहानी और आती है, वो आपसे परसेंटेज एरर भी पूछ सकते हैं, परसेंटेज एरर भी पूछ सकते हैं। अभी परसेंटेज एरर की कहानी क्या है? कुछ भी नहीं, रिलेटिव एरर की जो वैल्यू आपने निकली इसका परसेंटेज निकालो। परसेंटेज निकालना सभी को आता है, जब भी किसी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है 100 से इंटू कर दिया जाता है, निकल गया परसेंटेज, मतलब डेल ए एम अपॉन ए एम इंटू 100। ये जो आंसर आएगा फाइनली वो किस में आएगा आपके पास? तो ये कहानी आपके पास आने वाली है, बहुत सिंपल है, बहुत मतलब ज़्यादा टफ लगा क्या? बिल्कुल नहीं। आप कुछ परफॉर्मेंस कर रहे हो, उसकी आपने मतलब कुछ मेजर्ड वैल्यू आपने निकाल लिया आपके एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, आपके पास ट्रू वैल्यू नहीं है, आपको नहीं पता उस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, आपने 10-15 बार निकाला, हर बार नज़दीक कुछ आसपास की वैल्यू मिल गई, आपने क्या किया, उन सभी वैल्यू को मीन निकाल दिया, तो आपको उसकी ट्रू वैल्यू पता चल गई। फिर क्या किया आपने, उन सारी मीन वैल्यू से सारी इंडिविजुअल वैल्यू को माइनस कर दिया, तो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर आ गया, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल दिया, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया, जो कि आपसे वो पूछ रहे थे। चलिए ये मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू के साथ प्लस कर देंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता चल गई, आपने एरर को हटा दिया, ठीक है। फिर क्या, अगर उन्होंने रिलेटिव एरर पूछा तो रिलेटिव एरर रेशो होता है, किस किस का रेशो होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, आपने कहा ठीक है। फिर उन्होंने परसेंटेज एरर पूछा, आपने कहा चलो ठीक है परसेंटेज एरर भी निकाल लेते हैं, उसके लिए आपने क्या किया, इंटू 100 कर लिया। एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना, एक क्वेश्चन देखते हैं, हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा बीच बीच में टफ हो जाए, कोई बात नहीं, है ना, हम करेंगे वहाँ पर थोड़ा बहुत जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है, वो कहीं कुछ अगर माइनस मल्टीप्लाई का आ गया एंड में तो वहीं पर मैं ड्रॉप कर दूंगा, फाइनल आंसर आ चुका होगा, ठीक है। चलिए करते हैं एक क्वेश्चन को, कि आपको तरीका पता चले कि कैसे निकाली जाती है कहानी। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर में हमने देखा कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, या मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, और परसेंटेज एरर, और बहुत यूज़ है इनका आगे जब हम प्रोपगेशन ऑफ एरर देखेंगे, मतलब ऑपरेशन के अंदर इनकी बात करेंगे कि जब दो फिजिकल क्वांटिटी को प्लस किया जाता है, माइनस किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है या डिवाइड किया जाता है, तो एरर के साथ क्या होता है, इसलिए ये समझना जरूरी हो जाता है। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर मेरे पास, क्वेश्चन इज कि आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हुए 3.29, 3.28, 3.29 अगेन, 3.31, 3.2, है ना। ये कुछ क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर टेकन एज अ वर्नियर कैलिपर्स वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। एक वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से एक सिलेंडर की लेंथ मेजर की है और ये कुछ लेंथ निकल कर आई है ना, और भी सारी हो सकती है, किसी क्वेश्चन में 10-15 वैल्यू भी हो सकती है, मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन के हिसाब से कम ही वैल्यू ली है, तो 5 वैल्यू ली है, ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर है ना। अब आपको फाइंड क्या करना है, इन्होंने 5 चीज़ें आपसे फाइंड करने का बोला है, ये सब वैल्यू सेंटीमीटर में है। पहली चीज़ आपको निकालना है यहाँ पर मोस्ट एक्यूरेट लेंथ
of the cylinder, most accurate length of the cylinder. दूसरी चीज, एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज। वही पांचों चीज़ें निकालना। एक काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। समझिए, सबसे पहले उन्होंने क्या पूछा? एक्यूरेट लेंथ पूछा है। एक्यूरेट लेंथ पूछा है। एक्यूरेट लेंथ मतलब हम इन सभी वैल्यू को प्लस करके इनका मीन निकाल लें, मतलब ट्रू वैल्यू पूछा है। ट्रू वैल्यू के लिए क्या कहानी है? 3.29 प्लस 3.28 प्लस 3.29 प्लस 3.31 प्लस 3.2। सब सेंटीमीटर में थी। कितनी वैल्यू है? 5 वैल्यू है। हमने प्लस किया, ठीक है, करें प्लस। 8 और 1 9 और 9 18 और 8 26 और 35, तो 3 कैरी। 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14 1 कैरी। 3 3 6 1 2 3 4 5 15 और 1 16, 16.45 डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड किया। 5 3 ज़ा 15 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 5 9 ज़ा, तो 3.29 आपकी एक्यूरेट वैल्यू आ गई। ये पहला आंसर आपने निकाल दिया, फर्स्ट आंसर। अब वो क्या बोल रहे हैं? एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। अगर आपको डेल A1 की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगी? AM माइनस A1, AM माइनस A1, ठीक है। AM कितना आया? 3.29 माइनस A1 कितना है? 3.29। कितना आ गया डेल A1? डेल A1 आ गया आपके पास 0। आपने कहा चलो अच्छा। डेल A2 निकालना है, अब डायरेक्ट निकालूँ मैं। 3.29 माइनस 3.28, ये आ गया 0.0। डेल A3 निकालना है आपके पास। 3.29 माइनस 3.29, डेल A3 आ गया आपके पास 0। डेल A4 निकालना है। 3.29 माइनस 3.31, डेल A4 आपके पास आ गया माइनस 0.02। मतलब तो नहीं, माइनस में आएगा ना, बड़ी नंबर माइनस हो रही है। फिर हम निकाल रहे हैं डेल A5। डेल A5 3.29 माइनस 3.28, डेल A5 हमारे पास आ गया 0.0 प्लस के आएगा, ठीक। ये तो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर निकाल दी, इंडिविजुअल। चलो, दो चीज़ें हमने निकाल दी। अब उन्होंने हमसे पूछा है कि इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर तक तो ठीक है, आप मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकाल। हमने कहा ठीक है। देखो, मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या होता है? डेल A1, डेल A2, डेल A3, डेल A4, डेल A5 डिवाइडेड बाय 5। तो डेल AM इक्वल्स टू डेल A1 0। अच्छा, सभी का मोड आता है, ये ध्यान रखें। 0, फिर क्या आया? 0.01, फिर क्या आया? 0, फिर क्या आया? अच्छा, ये माइनस था, मोड निकाला तो प्लस में आएगा 0.0, फिर क्या आया? 0.0, ठीक है। चलो, डिवाइडेड बाय 5, हमने कहा अच्छी बात है। सो डेल AM आपके पास आ गया 0.01, 0.01, 0.02, 0.04 डिवाइडेड बाय 5। कुछ चीज़ें ध्यान रखना है ना, ये डेल AM जो आएगा बहुत छोटा आएगा, एरर बहुत कम आएगा, है ना। 0 1 नहीं जाएगा तो 8, सो डेल AM 0.008 आ गया आपके पास। आपने कहा चलो अच्छी। अब क्या कहानी बन रही है? अब ये कहानी बन रही है कि आपके पास डेल AM तो आ गया, आपने तीसरी चीज़ निकाल दी। क्या निकाल दिया? मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर आपसे पूछा रिलेटिव एरर क्या है? रिलेटिव एरर जो होता है वो क्या होता है? रिलेटिव एरर रेशो होता है डेल AM
अपॉन ए एम का। डेल ए एम कितना है 0.08, ए एम कितना था आपके पास 3.29, है ना। इसके लिए मैंने बोला था ऐसी कोई वैल्यू आएगी आप डिवाइड कर लेना। अब डिवाइड करना तो सभी को आता है ना, यहाँ से क्या आ जाएगा रिलेटिव एरर। अब सपोज करो किसी ने परसेंटेज एरर पूछा हो, परसेंटेज एरर, उस सिचुएशन में क्या आएगा, जो रिलेटिव एरर आया जो भी आया उसे इंटू 100 कर दोगे, आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगा। ठीक है, इसे इंटू 100 कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज एरर मिल जाएगा। क्लियर हो गई कहानी। इसमें अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो भैया बोल दो, है ना। अच्छा, एक और चीज़ का हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर, सिग्निफिकेंट फिगर, इसका ध्यान रखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर का। अगर वैसे तो नहीं बोला, अगर बोलें तो स्टैंडर्ड वैल्यू में हम कर सकते हैं, एरर्स निकाल रहे हैं तो हम यहाँ कर सकते हैं। देखो मीन एब्सोल्यूट एरर आपके पास कितना है 0.008, ठीक है आ गया। इसको हम क्या, अच्छा 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर के कार्यक्रम चल रहे थे, तो क्या मिनिमम 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हम ला सकते हैं क्या इसको, नहीं आ सकते। क्यों, 8 कन्वर्ट होगा तो यहाँ 1 आ जाएगा 0.01, इससे और ज़्यादा कम नहीं हो सकता। ठीक है, हम वहीं छोड़ देंगे और क्या, 0.01। ऐसे ही हम इनके साथ भी करेंगे। तो अब क्वेश्चन निकालना है कि कैसे हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, कैसे हम परसेंटेज एरर निकालेंगे, कैसे हम रिलेटिव एरर निकालेंगे। ठीक, इतनी बात हमें समझ में आ गई। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा वो आपके सामने है ना। चलो अब एक और कहानी हम देख रहे हैं कि अगर दो वैल्यूज़ को, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को प्लस किया जाए तो क्या उनकी एरर भी प्लस होंगी, या दो फिजिकल क्वांटिटी को माइनस किया जाए तो क्या उनकी एरर भी माइनस होंगी या कुछ और होगा। उसी तरह से दो फिजिकल क्वांटिटी को अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो उनकी एरर्स के साथ में क्या होगा। ये सारी कहानी के बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम इस पॉइंट का निक दे देंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर। ठीक है, हम क्या बोलेंगे इसे, कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दें। इस बुक में से क्वेश्चन लिखा था वो गिर गए, है ना, इसको हम एक तरफ उठा के रख दें, अभी ना गिरेगी। हाँ चलिए, सो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, एरर्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब ये होता है, मान के चलो कि आपके पास दो क्वांटिटी हैं ए और बी, है ना। ए और बी को आप प्लस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ए और बी को आप प्लस कर रहे हो, ठीक है, या आप माइनस कर रहे हो। तो हम पहली चीज देख लेते हैं, एरर्स इन सम एंड डिफरेंस, दोनों में। तो एक क्वांटिटी है ए, दूसरी क्वांटिटी है बी, इन दोनों को प्लस करूं या माइनस करूं तो एक नई क्वांटिटी मेरे पास आ रही है एक्स। सुनना ध्यान से, दो फिजिकल क्वांटिटी थी ए और बी, इन दोनों को या तो मैंने प्लस किया या मैंने माइनस किया, तो नई क्वांटिटी क्या आई, एक्स है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने सपोज किया कि जो ए है इसका एब्सोल्यूट एरर डेल ए माना, है ना, ए का ऑफ ए। उसी तरह से एब्सोल्यूट एरर डेल बी मान लिया ऑफ बी। एब्सोल्यूट एरर तो कुछ ना कुछ होगा ना, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वैल्यूज में एरर तो होगा। तो ए वाले एरर के एब्सोल्यूट एरर को मैंने डेल ए से रिप्रेजेंट करूंगा, इसके बी से, और इसको डेल एक्स ऑफ एक्स। इतना ध्यान रखें, ये इनके लिए रिप्रेजेंट है। ठीक है, तो अब अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैं उसकी एरर के साथ में लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, जैसे ये एक्स है, एक्स को इसकी एरर के साथ में लिखूंगा तो प्लस माइनस डेल एक्स। ए को इसकी एरर के साथ में लिखूंगा प्लस माइनस डेल ए। बी को उसकी एरर के साथ में लिखूंगा प्लस माइनस डेल। क्लियर हो गई। अभी तक ये इंडिविजुअल वैल्यू थी, हमने ठीक है उनको प्लस कर लिया। मान के चलो एक वायर का रेजिस्टेंस है 2.3, एक वायर का रेजिस्टेंस 2, एक वायर का रेजिस्टेंस 3, दोनों को मिला के 5। बट उन दोनों वायर का कुछ ना कुछ तो
एरर भी होगा ना, जो वैल्यू हमें नहीं बताया गया है ना, ये बताया भी गया होगा 0.01 पहले वाले वायर का, 0.02 दूसरे वाले वायर का, तो उन एरर्स के साथ क्या हो रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू को तो हमने प्लस कर दिया, अब जो एरर्स हैं वो माइनस होंगी प्लस होंगी क्या होंगी वो समझ रहे हैं। तो हमने देखा इस इंडिविजुअल क्वांटिटी को एरर के साथ लिखा, इसको और इसको एरर के साथ लिखा, ये कहानी बनी। अब इस कहानी को थोड़ा सा हमने सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया तो देखिए, एक्स प्लस माइनस डेल एक्स, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। कुछ गलत होगा क्या अगर मैं इस क्वांटिटी को ऐसे लिखूँगा, इस क्वांटिटी को अगर मैं ऐसे लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम किसी को आई होप नहीं होनी चाहिए, बस एक साइन मैंने छोड़ दी है ना, इसको ऐसे है ना। अब सही है, देखो ए क्लियर प्लस माइनस बी, चलो प्लस माइनस डेल ए और प्लस माइनस डेल बी, और इनके बीच में भी क्या लगा है, प्लस माइनस का सिंबल लगा, क्लियर। चलो तो क्या इनको ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख लिया। अब क्या कहानी बन रही है, अब कहानी ये बन रही है कि ए प्लस माइनस बी तो एक्स के बराबर है तो क्या इस क्वांटिटी को मैं एक्स लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको एक्स लिखूँगा तो एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सो प्लस माइनस डेल एक्स प्लस माइनस डेल बी डेल ए और डेल बी। कुछ गलती आई होप कि नहीं की मैंने, है ना। चलिए इतनी कहानी बन गई। अब क्या करें, अच्छा इसको थोड़ा तुम्हें यहाँ साइड में कन्फ्यूज़न लग रहा है ना, एक काम और कर, वैसे ये सही है गलत नहीं है, लेकिन अगर कन्फ्यूज़न तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे a प्लस माइनस बी तो मैंने यहाँ लिख लिया था, डेल a प्लस माइनस इसके आगे है, डेल b प्लस माइनस इसके आगे है ना, और बीच मतलब इन दोनों में से प्लस माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ प्लस का सिंबल रह जाएगा, है ना, गलत तो नहीं है, दोनों से प्लस माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस का सिंबल रह जाएगा, या फिर यहाँ का प्लस का सिंबल मैं लगा दूँ तो दोनों में कैसा सिंबल आ जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये प्लस माइनस से कंफ्यूज मत हो, एक ही बात। अब ये प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल लगाओ चाहे नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मुझे ये मिल गया, मतलब कि अगर दो क्वांटिटी को मैं प्लस करता हूँ तो उनकी एरर्स का जो मतलब आंसर निकलेगा वो इस तरह से निकलेगा। अब ये तरीका है क्या, ये वैल्यूज़ जो लिखी हुई है ना, ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं जो एरर्स हमें मिलेंगी, जो एरर्स हमें मिलने वाली हैं, सुनिएगा मुझे ध्यान से, वो 4 पॉसिबल वैल्यूज़ मिल सकती हैं वहाँ पर। क्या मिल सकता है, हो सकता है डेल ए प्लस डेल बी मिल जाए, दोनों प्लस हो जाए, हो सकता है माइनस डेल ए माइनस डेल बी मिल जाए, हो सकता है प्लस डेल ए माइनस डेल बी मिल जाए, और हो सकता है माइनस डेल ए प्लस डेल बी मिल जाए। गलत हूँ क्या मैं, प्लस माइनस के सिंबल का मतलब तो यही होगा, जब दो इंडिविजुअल क्वांटिटी को प्लस किया जाएगा तो उनकी एरर के साथ में क्या हो सकता है, एरर के साथ में ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। बट एरर्स जैसे मैंने पहले ही बताया बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो क्या मैं इस इक्वेशन को, इन पॉसिबिलिटीज़ को लिखा रहने दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस माइनस डेल एक्स प्लस माइनस कॉमन लिया, सो डेल ए प्लस डेल बी। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी को मैं चाहे तो प्लस करूं चाहे तो माइनस करूं, तो उनकी जो एरर रहेंगी वो हमेशा कैसी रहेंगी, एब्सोल्यूट एरर। उनकी जो एब्सोल्यूट एरर रहेंगी वो हमेशा क्या होंगी, प्लस होंगी। उनकी जो एब्सोल्यूट एरर रहेगी वो हमेशा क्या होंगी, प्लस होंगी। ये जो पूरा तरीका था सॉल्व करने का, ये देखना नहीं है आपको, याद भी नहीं रखना है आपको, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता दिया। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और याद रखना है क्या, ये कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी प्लस हो रही हैं या माइनस हो रही हैं, लेकिन उनकी एब्सोल्यूट एरर हमेशा हर बार प्लस होगी, और जो नई क्वांटिटी आएगी वो दोनों को प्लस से ही मिलेगी। ठीक है, चलिए ये तो हमने देख लिया सम का केस। इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं तो ये अच्छा सा, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर डिवीज़न की बात कर लेंगे और मल्टीप्लिकेशन की बात, वहाँ पर कुछ नई चीज़ें भी देखेंगे और भी।
एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ से। क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ टू बॉडीज आर मेजर्ड टू बी। दो बॉडीज़ के वॉल्यूम दिए, एक दिया है आपके पास V1 इज इक्वल्स टू 10.2 प्लस माइनस 0.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा है V2 6.4 प्लस माइनस 0.01। ये दो बॉडीज़ के वॉल्यूम आपको दिए हुए हैं। कैलकुलेट द सम एंड डिफरेंस इन वॉल्यूम्स विथ एरर लिमिट्स। अब सम और डिफरेंस निकालना है विथ एरर लिमिट्स। सम और डिफरेंस निकालना है विथ एरर लिमिट्स। ठीक है, तो हमें पता है चाहे हम सम करें चाहे हम डिफरेंस करें, वॉल्यूम का क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर का प्लस होगा। तो मैं पहले वो कर देता हूँ, डेल V इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल V1 प्लस डेल V2। गलत तो नहीं हूँ? देखो पहले वाले वॉल्यूम की एब्सोल्यूट एरर थी 0.2, ये लिखी है। दूसरे वाले वॉल्यूम की एब्सोल्यूट एरर थी डेल V2, यहाँ लिखूँगा। तो हमें इनके एरर की कहानी मिल गई क्या, 0.2 प्लस 0.0 डेल V प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0.2। गलत तो नहीं हूँ मैं? तो ये आपके पास आ गया एरर। हमने कहा चलो ठीक है, एरर हमारे पास आ गया इतना 0.02। ठीक है, अब नेक्स्ट कहानी ये बन रही है कि हमें इनका डिफरेंस भी बताना है और हमें इनका प्लस भी बताना है, सम भी बताना है। मतलब हमें इनका प्लस भी करना है, डिफरेंस भी करना है एक्चुअल क्वांटिटी का। तो जब हम सम करेंगे तो V1 प्लस V2 लिखेंगे, मतलब 10.2 प्लस 6.4, ये वैल्यू आ गई 16.8। ठीक है, जब हम डिफरेंस करेंगे, अच्छा इसको एग्जैक्ट लिख दूँ मैं, तो 16.8 प्लस माइनस 0.21। और जब हम डिफरेंस करेंगे तब क्या होगी कहानी, ऐसी कुछ 10.2 माइनस 6.4। ठीक है, 10.2 माइनस 6.4, ये कितना आने वाला है 12 में से 4 गया 8, 3.8 प्लस माइनस 0. तो डिफरेंस पर इनके वॉल्यूम को इसकी एरर के साथ लिख दिया, सॉरी सम पर, और डिफरेंस पर इनके वॉल्यूम को इनकी एरर्स के साथ में लिख दिया। तो आपने दोनों ही चीज़ देखी कि जब भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, एरर का हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। एरर का कभी भी माइनस नहीं होगा। आप बहुत अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं, एरर का कभी भी माइनस नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो फिर मैं। तो हम बात करने वाले हैं अब कि दो फिजिकल क्वांटिटी का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उनकी एरर के साथ क्या होगा। तो ये दो क्वांटिटी मैंने लिखी है, x इक्वल्स टू ए बी इंटू करके। अच्छा, इनको एरर के साथ अगर मैं लिखूँ तो x प्लस माइनस डेल एक्स, ये हो जाएगा a प्लस माइनस डेल ए, और ये हो जाएगा b प्लस माइनस डेल। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए नेक्स्ट कहानी क्या, नेक्स्ट कहानी ये कि हम पिछली बार की तरह यहाँ पर भी कैंसल आउट करेंगे। तो यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, तो ये कुछ ऐसा लिख सकता हूँ मैं, हाँ या ना। x यहाँ से कॉमन गया तो ये x अपॉन में पहुँच जाएगा, क्योंकि यहाँ तो x था नहीं। उसी तरह से यहाँ से a और यहाँ से b कॉमन लिया, अगर मैं यहाँ से a कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा डेल a अपॉन a, यहाँ से b कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा डेल b अपॉन b। इतनी बात आ गई समझ में? अच्छा, a b किसके बराबर है, x के। क्या इसको कैंसिल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। चलिए 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 का इंटू किया, सो 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b, इसका इंटू किया, सो डेल a अपॉन a प्लस माइनस डेल a अपॉन a इंटू डेल b अपॉन a। ये वाली टर्म नेग्लिजिबल दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि डेल ए डेल बी एब्सोल्यूट एरर है, डेसिमल की दूसरी या तीसरी प्लेस पर होंगी। अच्छा, ए और बी से डिवाइड कर देंगे और छोटी वैल्यू आ जाएगी, मतलब चौथी प्लेस पर पहुंच जाएगी, मान लेते हैं।
चौथी, ये भी डेसिमल की चौथी प्लेस, ये भी डेसिमल की चौथी प्लेस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, डेसिमल की 8वीं प्लेस पर पहुंच गए। क्या उस वैल्यू की कोई मायने रहेंगे? नहीं रहेंगे, नेग्लिजिबल वैल्यू है, इसलिए हमने उसको हटा दिया। चलिए एक कहानी और हुई, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स, प्लस माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से हर बार की तरह, है ना। तो प्लस माइनस जब मैं यहाँ से कॉमन लूँगा, अच्छा यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाया, सॉरी, प्लस माइनस मैंने कॉमन लिया, तो ये हो गया डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन। तो मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ बच्चों आपको कि जब हम दो फिजिकल क्वांटिटी का सम करते हैं, देन उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के एरर्स का भी इंडिविजुअल सम होगा फॉर एब्सोल्यूट एरर, है ना। सम के टाइम पर अगर हमें एब्सोल्यूट एरर निकालनी है तो उनकी इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर का सम होगा। बट जब दो फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देन द रिलेटिव, देन मैंने क्या वर्ड यूज किया, द फ्रैक्शनल एरर ऑफ द सबट्रैक्शन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, द फ्रैक्शनल एरर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन क्वांटिटी इज इक्वल टू द फ्रैक्शनल एरर ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटी, सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटी। मतलब उन दोनों के केस, मल्टीप्लिकेशन वाले केस में जो एरर निकलेगा उसका फ्रैक्शनल एरर उन दोनों क्वांटिटी के इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर के सम के बराबर होगा इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हमेशा। क्लियर? आ गई इतनी बात समझ में? मल्टीप्लिकेशन का केस ये हो जाएगा। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अच्छा, क्या होगा अगर हम यहाँ डिवीज़न कर दें तो? क्या होगा अगर हम यहाँ पर डिवीज़न कर दें तो, डिवाइड कर दें तो नई क्वांटिटी मैंने ले ली जो ऐसी लिखी है, एरर के साथ में मैं अगर इसको लिखता हूँ तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। कुछ गलत तो नहीं है? चलिए ये कहानी भी अच्छी लगी। अब क्या, वही हर बार की तरह इस बार भी कैंसिल करेंगे, तो यहाँ से फिर कॉमन ले लेते हैं x, तो 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स, यहाँ से a कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a, b कॉमन लिया, 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b। इतनी बात। अच्छा, a अपॉन b x के बराबर है, तो a अपॉन b x कैंसिल हो गए, ठीक है, 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स। अब एक चीज़ आप यहाँ नोटिस करें, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, नीचे वाली टर्म को ऊपर ले गया, पावर माइनस में हो गया। अच्छा, मैथमेटिकल टूल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर पावर कुछ भी आता है हम बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। तरीका ये याद रखना है कि सेकंड वाली टर्म अगर नेग्लिजिबल है, लेस देन 1 है ना, सेकंड वाली टर्म अगर लेस देन 1 है तो जो पावर होता है उसका सेकंड वाली टर्म से इनटू हो जाता है। यही बाइनोमियल टर्म थ्योरम थी, तो आप खुद देख लो, ये तो एब्सोल्यूट एरर है, ऊपर से मीन वैल्यू से डिवाइड भी हो रही है, मतलब लेस देन 1 क्या और छोटी होगी, तो हम पावर का इससे इनटू करेंगे, यही बाइनोमियल थ्योरम कहेंगे। तो क्या कहानी आ गई, 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स, 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, 1, अब माइनस का इंटू करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। चलो इंटू कर दो, 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स, ये एज इट इज़, यहाँ इन दोनों का इंटू किया, 1 का इंटू होगा 1 माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी, है ना, 1 का इंटू कर दिया, अब डेल ए का इंटू कर दो, प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, और इसका इंटू इसमें होगा, तो प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए इंटू डेल बी अपॉन बी। पिछली बार की तरह ये भी नेग्लिजिबल होगी, हटा दी, 1 से 1 कैंसिल हो गया, हटा दिया, क्या बच रहा है आपके पास, प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ध्यान दें, थोड़ा सा सुने फिर मुझे, अच्छा पहले मैं लिख दूँ और उसके बाद आप कंफ्यूज हों फिर मैं बताऊँ आपको, यही है ना। चलिए यहाँ से मैंने प्लस माइनस कॉमन लिया और ए डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी लिख दिया। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हुआ, प्लस माइनस होता तो प्लस माइनस कॉमन होकर अंदर प्लस होता, माइनस प्लस माइनस है, अब कैसे? तो देखो भैया यहाँ पर भी वही 4 पॉसिबिलिटीज़ है ना, 4 आउटकम्स आ रहे हैं जो पिछली बार इनटू में आए थे। देख लो आप खुद, अगर दोनों प्लस क्वांटिटी ले लूँ, अगर दोनों माइनस क्वांटिटी ले लूँ, 1 + 1 माइनस ले लूँ, 1 + 1 माइनस ले लूँ, वही 4 पॉसिबिलिटीज़ आ रही है ना।
जो कि मल्टीप्लिकेशन में भी आई थी, जो कि डिवीज़न में भी आ रही हैं। तो इसका मतलब तो वही हुआ कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में आउटकम सेम होंगे, तो वही तो मैंने लिखा हुआ है। तो जब हम दो क्वांटिटी का डिवीज़न करते हैं तो जो नई क्वांटिटी मिल रही है उसके एरर का फ्रैक्शनल एरर, उसके एब्सोल्यूट एरर का फ्रैक्शनल एरर इंडिविजुअल क्वांटिटी के फ्रैक्शनल एरर के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, प्लस और माइनस में एरर्स का प्लस, एब्सोल्यूट एरर का प्लस होता है, और इनटू और डिवीज़न में उनके रिलेटिव एरर का सम होता है, और फिर जाके डायरेक्ट एरर नहीं निकलती है, रिलेटिव एरर ही निकलती है, रिलेटिव एरर ही निकलती है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी चीज़ें और धीरे धीरे समझ में आएंगी। हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। देखो, अच्छा एक और केस लेते हैं हम यहाँ पर, केस ये ले रहा हूँ मैं, मान के चलो कि अब आपके हमने डिवीज़न देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया, एडिशन देख लिया और डिफरेंस देख लिया। चलो ये वाला केस लेते हैं, x = a to the power n और b to the power n। डिवीज़न में है, हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में होते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे होते हैं, बात वही बनती, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में आंसर सेम आना है, बट यहाँ पावर भी आ गया, तो अब क्या होगा, तो हम पावर वाली कंडीशन देखना है कि अगर कोई टर्म पावर के साथ आती है तो फिर एरर में क्या होता है। तो बहुत सिंपल है, देखो अगर मैं लॉग ले लूँ तो लॉग x, बोथ साइड का मैं लॉग ले रहा हूँ, लॉग m/n क्या होता है, लॉग ये माइनस लॉग ये, पता है ना लॉग का फॉर्मूला, लॉग a/b होता है लॉग a माइनस लॉग b, वही मैंने किया है ना। अच्छा एक और फॉर्मूला होता है कि लॉग m to the power n आगे आ जाता है, लॉग m हो जाता है, तो यहाँ पर ही वही है, पावर आगे आ जाएगा, n log a माइनस m log b, और ये हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई भैया? मैं पेन चेंज कर दूँ, ये बहुत लाइट चल रहा है। हाँ जी, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बोथ साइड। देखो x के रेस्पेक्ट में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, x के रेस्पेक्ट में किया तो ये हो जाएगा log x का 1/x, अच्छी कहानी पता चल रही है। ये n log a का हो जाएगा 1/a और dA/dx। ए भी कोई एक फंक्शन है, बी भी कोई एक फंक्शन है, कांस्टेंट मान के जीरो मत कर देना भैया, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, फिर इसमें m कांस्टेंट बाहर ले लिया, log b का हो जाएगा 1/b dB लिखा है ना, या अजीब सा लिखा है dx। अच्छा, जो dx वाली क्वांटिटी है उसको ट्रांसपोज करके मैं यहाँ लिख दूँ तो कैसा हो जाएगा, dx/x n dA/a माइनस m dB/b। कुछ गलत तो नहीं है ना, dB/b। मैं इनको ऐसा भी लिख सकता हूँ, चलिए मैंने इनको ऐसा लिखा। क्या अब ऐसा लिखने के बाद मैं डायरेक्टली इनको मतलब dx/ ये एक तरह का फ्रैक्शनल एरर, ये फ्रैक्शनल एरर होता क्या है, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मतलब ओरिजिनल वैल्यू तो ये लिखी हुई है अपॉन में, एब्सोल्यूट एरर मतलब डिफरेंस किस का डिफरेंस, यहाँ पर ये डिफरेंस ही तो है, dx dA और dB। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, del(x/x) एंड del(a/a) है ना, del(a/a) और उसके बाद की कहानी क्या हो गई, माइनस m del(b/b)। इतनी चीज़ याद हो गई। चलो अब आप बोलोगे कि सर यहाँ माइनस का सिंबल आ गया है, लेकिन डिवीज़न में माइनस का सिंबल तो नहीं आता था, अब क्या करें? तो भैया एरर के साथ हमेशा प्लस माइनस लिखते हैं, तो लॉग की वजह से आ गया है, ठीक है। एरर के साथ मतलब इस एरर के साथ प्लस माइनस, इस एरर के साथ प्लस माइनस कॉमन लेंगे, तो आप ध्यान रखें इस चीज़ को, है ना। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ प्लस माइनस, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ प्लस माइनस। अब मैं अगर प्लस माइनस साइन, प्लस माइनस का मतलब वही हो गया, एक बार प्लस प्लस, एक बार माइनस माइनस, एक बार माइनस प्लस, एक बार माइनस प्लस, चार वही आउटकम्स आएंगे। तो अब इसको हम लिख सकते हैं
डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन डेल ए अपॉन ए प्लस एन डेल बी अपॉन बी। सामने तो मैं अड़ा था, तब देखें कहाँ से, लो अभी देखिए, है ना, प्लस माइनस कॉमन लिया तो ये कहानी आ गई कि चार आउटकम्स तो वही आने वाले हैं। तो अब बात ये बन रही है कि चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, फ्रैक्शनल एरर का सम ही होता है, लेकिन अगर पावर आ जाए तो जिस वैल्यू पर पावर आ रहा है उसके फ्रैक्शनल एरर के साथ उस पावर का मल्टीप्लाई और कर दिया जाता है, और कुछ नई बात नहीं है। क्या बोला मैंने ये बोला कि जो फ्रैक्शनल एरर का प्लस इनटू और डिवीजन में किया जाता है वही यहाँ पर भी कर रहे हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि अगर उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ पावर आ जाएं तो उन पावर का इनटू आपको उनकी फ्रैक्शनल एरर के साथ कर देना है आंसर बताने के लिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसकी भी बात की कि बहुत इम्पॉर्टेंट केस था, यहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। एक और दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम इस टाइप के, थोड़ा सा दिमाग को रिलीफ मिल जाएगा, है ना। फिर आज के लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगा, बीच बीच में मैं करा तो देता हूँ, हर एक टॉपिक कराने के बाद एक से दो क्वेश्चन आपको डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। फिर भी नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक या दो लेक्चर हर टॉपिक के बाद अपलोड करूँगा, जैसे मैंने पीछे भी किया हुआ है। आप देखिए प्रीवियस वीडियोस में, तो वहाँ पर आपको चैप्टर मिलेगा कौन सा, मैथमेटिकल टूल्स और वेक्टर्स। तो जब ये टॉपिक ख़त्म हो गए थे तो बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन का एक वीडियो वहाँ पर मैंने दिया, 20-25 कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे। इस ज़्यादा कोशिश करूँगा 20-25 क्वेश्चन मैं, देखो टॉपिक के बीच बीच में क्वेश्चन तो मैं करवा ही देता हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ एक वीडियो तो अपलोड कर दूँ इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन का। अगर पॉसिबिलिटी हुई तो एक से ज़्यादा वीडियो भी मैं वहाँ पर कर दूँ। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। चलो, सो ये क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, द मास एंड द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। द मास एंड द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड स्फीयर, मास दिया है आपको 12.4 प्लस माइनस 0.1 kg हमने कहा, ठीक है। एंड डेंसिटी आपको दिया हुआ है 4.6 प्लस माइनस 0.2 kg पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विद द एरर लिमिट्स, है ना। हमें पता है कि डेंसिटी जो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम फॉर्मूला होता है। सो वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पर मास अपॉन डेंसिटी, मतलब दो क्वांटिटी का डिवीज़न हो रहा है। अब दो क्वांटिटी के डिवीज़न के टाइम पे हमने देखा था कि अगर इनका एरर निकाल, मतलब हमें लिखने के लिए क्या चाहिए, फाइनल आंसर देने के लिए क्या चाहिए होगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, दो वैल्यू चाहिए होगी। एक तो डिवाइड वाली वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट वाली वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालें सर, आपने तो रिलेटिव एरर बताया था डिवीज़न वाले केस में, निकाल सकते हैं। देखो कैसे, मैंने क्या बोला था, डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। हाँ या ना, गलत तो नहीं होगा। तो डेल एक्स अपॉन एक्स, अच्छा डेल एक्स आपको निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है, अपॉन एक्स। एक्स मतलब क्या, एक्स मतलब इन दोनों क्वांटिटी का डिवीज़न। एक्स मतलब इन दोनों, ये यहाँ पर फॉर्मूला यही आता था ना, एक्स मतलब क्या, डिवीज़न का एब्सोल्यूट एरर, डेल एक्स मतलब क्या, उन दोनों नंबर का डिवीज़न का जो फाइनल आंसर है। डिवीज़न की जगह मैं वॉल्यूम लिख लूँ, चलो यहाँ पर, सो ये हो जाएगा डेल बी अपॉन बी, ठीक है। अब डेल बी मुझे निकालना है, वॉल्यूम कितना है मेरे पास, तो वॉल्यूम मैं निकाल लेता हूँ। मास कितना है 12.4 अपॉन डेंसिटी कितनी है 4.6, डेसिमल से डेसिमल गया, 2 6 जा 2 जा 2 2 जा 3 जा। अब कुछ डिवाइड होने की कहानी बच रही है क्या, कि डेसिमल में आंसर आएगा, एक बार चेक कर लो अगर कुछ हो रहा है तो, मुझे तो नहीं लग रहा। और 3 जा अगर करते हैं हम तो 69 आना चाहिए, 62 है, तो अप्रॉक्स 2.69, चलो इसको 2.7 लिख देता हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू जो भी है देख लेना, आप समझ लेना, आसपास इसी के ग्रो 2.7 वॉल्यूम आ गया मीटर की, यूनिट अभी नहीं लगा, तो 2.7 मैंने यहाँ लिख दिया, वॉल्यूम निकाल लिया। डेल एक्स अपॉन एक्स मतलब डेल बी अपॉन वी, वी मैंने निकाल लिया है डायरेक्ट, प्लस माइनस
डेल ए अपॉन ए, डेल ए क्या है, एब्सोल्यूट एरर ऑफ फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर 0.1, फर्स्ट वैल्यू 12.4, प्लस माइनस नहीं सॉरी प्लस माइनस बाहर है, डेल बी आपके पास है 0.2 अपॉन 4.6, क्लियर ना। तो क्या यहाँ से आप डेल बी नहीं निकाल सकते हो, प्लस माइनस इनको सॉल्व करो, प्लस 0.2 4.6 इंटू 2.7, सिर्फ आपकी मेहनत बची है, तरीका मैंने बता दिया है ना। अब आपको लिखना है वॉल्यूम का, मतलब वॉल्यूम का एरर लिमिट के साथ वैल्यू, तो वॉल्यूम आपने निकाल लिया है 2.7 प्लस माइनस डेल वी जो भी आपका आ जाए इसको कैलकुलेट करो, 0.1 को 12.4 से डिवाइड करो, 0.2 को 4.6 से डिवाइड करो, जो भी आंसर आए प्लस करो, 2.7 से इंटू करो, आपका आंसर आ गया, वो यहाँ पर प्लेस कर दो। तो समझ में आई डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन की कहानी में हम कैसे काम करते हैं। देखो हमें डिवीज़न निकालना था विथ एरर लिमिट, हमने पहले डिवाइड कर लिया, क्या आंसर आया 2.7। अच्छा अब एरर लिमिट, विथ एरर लिमिट का मतलब ये है कि उसकी एब्सोल्यूट एरर भी लिखनी पड़ेगी। डिवीज़न के केस में हमें एब्सोल्यूट एरर नहीं मिलती, हमें रिलेटिव एरर मिलती है, बट हम एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं ना। रिलेटिव एरर मतलब क्या, रेशो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू यहाँ से मिल गई और यहाँ से हमें उसका एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा वॉल्यूम का। बस कैलकुलेशन का खेल है, हम बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक और चीज़ देखते हैं, देखो एक और इम्पॉर्टेंट केस देखते हैं। हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला है प्रीवियस वाला जो हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा है, t इज टू 2π√L/g, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की परसेंटेज एरर निकालना है, टाइम पीरियड की परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर का मतलब होता है ये निकालना है कितनी आ रही है, समझे कि नहीं समझे। परसेंटेज एरर यही होता है टाइम पीरियड का, चलो निकालना है। और आपको दिया हुआ है L का परसेंटेज एरर है 1% और G का परसेंटेज एरर है 2%। L का परसेंटेज एरर है 1%, मतलब डेल L अपॉन L इंटू 100 का परसेंटेज एरर ये दिया है, अब लिख दूँ तुम्हें पूरी वैल्यू, और G का डेल G अपॉन G इंटू 100 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2%, ऐसा दे रखा है। मतलब ये वैल्यू नहीं लिखी उन्होंने, सिर्फ बताया परसेंटेज एरर ऑफ L 1%, परसेंटेज एरर ऑफ G 2%, ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया। चलो सॉल्व करते हैं। क्या बताया गया आपको, 2π कांस्टेंट हटा दो। अब मुझे अगर इसका परसेंटेज एरर निकालना है या मुझे मतलब डिवीज़न में कुछ कार्यक्रम करना है तो आपको क्या बताया था, याद करो अभी, x इज इक्वल टू a टू द पावर m b टू द पावर m a टू द पावर n b टू द पावर m, क्या बताया था, डेल x अपॉन x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल a अपॉन a, और इसका इंटू हो जाएगा इसके साथ, फिर प्लस इसका इंटू हो जाएगा इसके साथ डेल बी अपॉन बी, यही फॉर्मूला बताया था, वही तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ। डेल टी अपॉन टी इज इक्वल टू रूट मतलब 1/2 इंटू डेल एल अपॉन एल प्लस, है ना, बाहर प्लस माइनस लिख लेता हूँ, और 1/2 डेल जी अपॉन जी। इतनी कहानी आ गई सभी को समझ में, वही फॉर्मूला जो वहाँ लिखा था उसका मैंने फॉर्मूला बना के लिख दिया। अब क्या कहानी करना है, ये परसेंटेज में नहीं है लेकिन अभी तो ये सिर्फ रिलेटिव एरर में है। क्या करूँ मैं, 100 का इंटू कर दूँ दोनों इक्वेशन। अब क्या कहानी बनी, डेल टी अपॉन टी इंटू 100 जो कि मुझे निकालना है, प्लस माइनस 100 का इंटू इसमें होगा तो 1/2 डेल एल अपॉन एल इंटू 100 कितना दिया है 1%, प्लस 1/2 डेल जी अपॉन जी कितना दिया है 2%, यही दिया है। परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, जो फाइनल आंसर आएगा वो परसेंटेज में ही आएगा ना, क्योंकि हम परसेंटेज एरर ही निकाल रहे हैं। अच्छा ये हो गया मेरे पास कितना 1/2, ये हो गया मेरे पास 1, परसेंटेज एरर 3/2 मतलब 1.5%। टाइम पीरियड का परसेंटेज एरर कितना आ गया 1.5%। क्लियर हुई बात। चलिए तो यहाँ पर हमने एरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कोशिश करूँगा मैं, है ना, मैं फिर बोल रहा हूँ कि एक या एक से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दूँ जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन का हर एक टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो अभी के लिए तो मैं यहाँ से विदा लेता हूँ आप लोगों से, मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में कुछ और इसी तरह से इसी टॉपिक की बात करेंगे, है ना।
मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू बच्चों।